सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है यह उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह के दो खत पहले पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं। इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए वे आकाश की ओर ताकने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से डरना उन्होंने न सीखा था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी न गई थी। नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। उस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगलवार को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके आसामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वह स्थिर चित्त रहने के आदी थे। किंतु जब से यह धमकियों से भरे हुए पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा। दैवी बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर सकते थे, पर सिर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वह श्रद्धा कुछ काम न देती थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है। अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाएं, तो वह अकेला क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर न आता था जो इस संकट में काम आवे। यद्यपि सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। इनसे कोई आशा नहीं। हाँ, किवाड़े सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाएं तो हिलाए ना हिले और किसी ओर से हमले का खटका नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा। फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो। खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हों। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल गया हो। खिदमतगार भी
आस्तीन के सांप हो गए हों, इसलिए वह अब बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना ना पूछ लें, उनसे मिलते न थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में न मिल जाता। जितनी देर बाहर रहते थे, उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते थे। उधर उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो कुसुम इधर उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्टभाषी वह कभी न थे। गालियां तो क्या, किसी से तू तकार भी ना करते। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति न मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांस फूलने लगी, आंखें फैल गई। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान न दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपया मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा ना समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए न आए गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो। जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को वेध सकता है। यदि सेठ ने तुरंत बही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभाल कर तिजोरी में रख लिए और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया, वह आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी। यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बिता चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर ये थाती किसके हाथ लगेगी, कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वह मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस समय तक उतारना न चाहती थी जब तक उसमें एक तार भी बाकी रहे। बाल बच्चे होते तो वह मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था।
फिर क्यों न वह अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वह जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति। इसलिए हाँ, वह जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति, जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबरा कर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूं कि 2-4 महीनों के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो। सेठ जी सशंक तो थे, और यह स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था। लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम न हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी, वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डर क्यों, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मरना जीना विधि के हाथ में है। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक इतना डरती हो केसर। आखिर वे सब भी तो आदमी हैं। अपनी जान का मुंह उन्हें भी है, नहीं तो यह कुकर्म ही क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ में 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूं। पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूं। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं, इसलिए मैं अभी दारोगा जी के पास जाता हूं। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी, जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव हुआ था, उससे चित्त को संतोष न होता था। बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी। वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती। जब वारदात हो चुकती है, तब अलबत्ता शान के साथ आकर रोब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है। तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूं, यूं अगर कल वारदात होने वाली होती तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है। जानता हूं, देख चुका हूं। और रोज देखता हूं। लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूं। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता रहता हूं। अभी जाड़ों में सुपरिंटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेज दी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे न बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूक छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख सकें। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या। अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है। इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौजें बन गई हैं। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं।
औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं है। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी? हाँ, हाथ भर की जवान चाहे चला लें। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो काम किए हैं, उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृत्तांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। पुराने जमाने की बात छोड़ो, सब औरतें बहादुर रही होंगी, आज कौन बहादुरी कर रही हैं? वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल गई, यह बहादुरी नहीं थी? अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उनकी प्रशंसा की। क्या जाने वह कैसी औरतें हैं, मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल हैं। थानेदार क्यों नहीं आया? यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबल ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हो। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था, जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे, बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं, वह तो खुद ही आ रहे हैं, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इससे रुक गए, कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास जो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। कांस्टेबल हंसा, दारोगा जी को खबर मिली थी? सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। जहां तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जब ही तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा। मगर वहां कैसे खबर पहुंची? मैंने तो किसी से कहा भी नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर यह ना पूछें, इलाके के इतने बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर ना हो, भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका न मिल जाए। सुपरिंटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत ना करे तो रहे कहां? हमारे होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके। मगर यह कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दारोगा जी गारद मंगाने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं। आज यहां हैं तो कल यहां से 200 कोस पर। गारद मंगाकर ही क्या किया जाए? इलाके की रियाया की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं। हुजूर मालिक हैं, आपसे क्या छिपाएं? किसके पास रखा है इतना माल असबाब? और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पे लिए न फिरेगी।